एक मिनट, स्टूडेंट्स आर वेटिंग। यस, अब तक जो डिस्कशन था इलेक्ट्रोस्टेट एंड मैग्नेटोस्टेट, हमने अब तक इन चीजों के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टेट्स में हम चार्ज एट रेस्ट की बात कर रहे थे, मैग्नेटोस्टेट में मैं चार्ज इन मोशन की बात कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टेट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था, मैग्नेटोस्टेट में मैंने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। बट मैंने एक चीज देखी थी कि इलेक्ट्रोस्टेट में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज ओनली द फंक्शन ऑफ आर, ये किसी टी का फंक्शन नहीं थी। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट फंक्शन ऑफ टी। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो फिलहाल थी वो क्या थी, टाइम वेरिंग नहीं थी, टाइम के साथ क्या थी बेटा, कॉन्स्टेंट थी। इन द सिमिलर वे मैग्नेटोस्टेट में जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे थे, ये भी आपकी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही थी। मैग्नेटिक फील्ड भी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही थी, आपकी आर पर डिपेंड कर रही थी। इलेक्ट्रोस्टेट और मैग्नेटोस्टेट में हमने ये पढ़ा है, हमने कोई टाइम वेरिंग वाली सिस्टम नहीं पढ़ा था अब तक। ओके, बट अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को टाइम वेरिंग फील्ड, कि जब आपकी जो फील्ड है वो समय के साथ भी क्या करती है, चेंज करती है। तो मैंने कहा कि इस पूरे ईएमटी को हम तीन भागों में पढ़ सकते हैं। वन इज इलेक्ट्रोस्टेट्स, सेकंड इज मैग्नेटोस्टेट्स, एंड थर्ड इज द टाइम वेरिंग फील्ड। थर्ड इज द टाइम वेरिंग फील्ड। इस पूरे अध्याय को हम इन तीन अध्याय में पढ़ सकते हैं। अब हमने इलेक्ट्रोस्टेट में क्या क्या मेन चीजें पढ़नी है, एक तो गोसला, एक हमें इलेक्ट्रोस्टेट में क्या पढ़ना है, जो मल्टीपोल एक्सपेंशन करवाया था मैंने वो, एक हमें क्या पढ़ना है, जो इमेज मेथड पढ़ाया था वो। गोसला में सारी एप्लीकेशंस आ गई, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने तक की बात आ गई, कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आपके निकालने की बात आ गई, और एक हमने डाइपोल इसके अंदर पढ़ा था। तो ये चार मेन टॉपिक हैं आपकी इस इलेक्ट्रोस्टेट के अध्याय में। उसके बाद एक मैग्नेटोस्टेट और इलेक्ट्रोस्टेट को कनेक्ट करने वाली चीज मैंने पढ़ाई थी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन फील्ड। इन फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स क्या है। और जब हम मैग्नेटोस्टेट में आए तो मैग्नेटोस्टेट में हमने जो मैग्नेटिक फोर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को हमने दो तरीके से निकाला, एक तो बायोट लॉ एंड एक एम्पेयर लॉ। एंड कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज द मैग्नेटाइजेशन। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था बेटा, मैग्नेटाइजेशन। तो हमारा अध्याय और अब हम जो पढ़ेंगे वो टाइम वेरिंग फील्ड चलेगा। तो आप समझ सकते हो कि पूरी एक पार्ट, दूसरा पार्ट और एक टाइम वेरिंग फील्ड आपका क्या हो गया, तीसरा पार्ट। ये तीन पार्ट्स आपके पूरे मैग्नेटोस्टेट में हो गए। एंड दिस मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज कनेक्शन बिटवीन दिस थिंग्स। तो एक तो बेटा एक छोटा सा संडे को, या संडे को आप अगर फ्री भी रहना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, मंडे को, संडे को आप फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई काम नहीं देता संडे के लिए, क्योंकि आपको मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में कितना मॉडरेशन होता है। मंडे को एक 5 से लेकर 6 बजे तक सिर्फ 1 आवर का एक छोटा सा टेस्ट रखा जाएगा, जिसके अंदर टॉपिक्स अगर देखा जाए तो उसमें दो ही टॉपिक आएंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स, एंड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एम्पेयर लॉ और बायोट लॉ, मतलब ये जो टॉपिक्स हैं, ये दो टॉपिक्स आपके इस टेस्ट के अंदर आएंगे। मंडे को है, काफी 2-3 दिन है, आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसकी फोटो भी शायद मैंने आपको भेज दी थी यहाँ तक,
ठीक है, और मैं नोट्स की दोबारा फोटो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो मंडे तक 5 से 6 एक घंटे का टेस्ट रहेगा, तो ये इस टॉपिक रहेंगे उसके पार्ट्स। तो आप मंडे तक कोशिश करो कि इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लो। क्लियर? उसके बाद हम धीरे धीरे अब फिर एक सैटरडे को ले लेंगे इस पे ग्रॉस लॉ पे और मल्टीपल एक्सपेंशन पे। तो धीरे धीरे इसको थोड़ा सा पीछे का भी साथ साथ कवर करते चले जाओ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, फोन कर लेना, पूछना, मैं आपको बता दूंगा। तो एक तो ये छोटा सा काम था। दूसरा हमारा जो डिस्कशन बच गया वो कहाँ बच गया? टाइम वेरिंग फील्ड पर बच गया। अब इस टाइम वेरिंग फील्ड पर हमें समय लगाना है और इस पर हमें अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को लेकर जाना है। तो नेक्स्ट क्लासेस टाइम वेरिंग फील्ड पर ही चलेंगी अपनी जितनी भी रहेंगे। ठीक है बेटा? तो ये एक शेड्यूल सा बनाओ अपना कि हमें ये पढ़ना है, उसमें यही है। आप मेरे को ये बता दो, आपके पास पीडीएफ नोट्स जो थे ईएमटी के, वो कौन कौन से टॉपिक के नहीं है, वो मैं आज सेंड कर दूं। मैग्नेटिक फोर्स और बायोट सर्वेट ला, एम्पिरिकल ला के मैंने भेजे थे फोटो खींच के एक दिन। बताओ क्या है आपके पास, या मैं दोबारा भेजूं यहाँ पूरे? सर उस दिन छुट्टी हुई थी ना, उससे पहले हमने कुछ पेज 118 पेजेस की तो पीडीएफ बना ली थी आपकी नोटबुक से। उसमें ईएमटी के लिए वो सारे आ गए थे कि ये जो रेड वाली ये नोटबुक है ये आ गई थी? सर आप पढ़ा रहे हो, ये तो है उसके अंदर। ओके ओके, फिर ठीक है, डन डन। ओके चलो, तो अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, दैट इज द टाइम वेरिंग फील्ड। टाइम वेरिंग फील्ड से पहले एक मैग्नेटाइजेशन का एक छोटा सा टॉपिक और बच गया, उसको भी मैं करवा देता हूँ, जरा सुनिए ध्यान से। हमारा टॉपिक था, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन में ज्यादा कुछ भी नहीं था, मैंने सिंपल सी एक कहानी बताई थी कि एक मटेरियल, ये कोई मटेरियल है और इस मटेरियल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, ये नॉर्थ और साउथ पोल लगा दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गई? जनरेट हो गई। जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया जाता है तो इस मटेरियल के अंदर एक करंट जो है वो इंड्यूस्ड हो जाता है। करंट क्या हो जाता है बेटा? इंड्यूस्ड हो जाता है। और ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये आपका 2 प्रकार का होता है। देखो लास्ट क्लास में मैंने जो बात बताई थी उसको मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। ये इंड्यूस्ड करंट 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो सरफेस करंट, जो सरफेस के ऊपर रहेगा, सरफेस इंड्यूस्ड करंट, और एक कह सकता हूं मैं वॉल्यूम करंट, जो वॉल्यूम में रहेगा। इस इंड्यूस्ड करंट को हम बाउंड करंट भी कहते हैं, क्योंकि ये बाउंड रहता है विद इन दिस मटेरियल, इसको हम बाउंड करंट भी कहते हैं। ये हमारा डिस्कशन था लास्ट क्लास का। सरफेस जो करंट आएगा, जो सरफेस बाउंड करंट आएगा, उसको हम जनरली केबी से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम जो बाउंड करंट आपका आता है उसको जनरली हम जेबी से डिनोट करते हैं। केबी इज द सरफेस करंट डेंसिटी एंड जेबी इज द वॉल्यूम करंट डेंसिटी। मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर ये एक्सटर्नल जो फील्ड है ये हमारी यूनिफॉर्म है, इफ दिस एक्सटर्नल फील्ड इज यूनिफॉर्म, देन जो वॉल्यूम जो बाउंड करंट होता है वो आपका कितना हो जाता है? 0। ओनली आपका जो सरफेस बाउंड करंट है वो रहेगा। बट अगर आपकी एक्सटर्नल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों ही करंट आपके क्या रहेंगे? नॉन जीरो रहेंगे। ये बेटा डिस्कशन था हमारा लास्ट क्लास। सर एक बार रिपीट कर दो सर, आवाज चली गई थी बीच में। ओके, मैंने कहा था कि जब भी हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाता है, और उस इंड्यूस्ड बाउंड करंट भी कह देते हैं हम उसको। उस इंड्यूस्ड या फिर इस बाउंड करंट 2 प्रकार से होता है, एक तो सरफेस बाउंड करंट, एक तो सरफेस बाउंड करंट, और एक वॉल्यूम बाउंड करंट। सरफेस बाउंड करंट को केबी से डिनोट किया जाता है एंड वॉल्यूम बाउंड करंट को जेबी से डिनोट किया जाता है। जो अगर हमारी एक्सटर्नल फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी तो जो वॉल्यूम बाउंड करंट है ये 0 रहेगा, ओनली सरफेस बाउंड करंट आएगा। और अगर एक्सटर्नल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहेगी
देन दिस जेबी एंड केबी बोथ आर नॉन जीरो। इतना डिस्कशन हमारा था। एक बात मैंने और भी कहा था कि जब हम करंट निकालते हैं टोटल ड्यू टू बाउंड चार्ज, या बाउंड करंट कहो, चार्ज क्यों, बाउंड करंट, बाउंड करंट जो टोटल बाउंड करंट जो होता है, सरफेस करंट प्लस वॉल्यूम करंट, टोटल की बात कर रहा हूं मैं, टोटल मटेरियल के अंदर, वो हमेशा ही जीरो रहता है। जो टोटल बाउंड करंट है वो ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्लियर? अगर मैं बात करूं कैसे समझाया था मैंने इस चीज को, मैंने ऐसे समझाया था कि अगर ये कोई मटेरियल है और इस मटेरियल में जब बी एक्सटर्नल आपका जीरो रहता है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो जो ये एटम्स हैं, एटम बिहेव लाइक ए मैग्नेट्स, ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। दीज आर द रैंडमली अरेंज्ड। और अगर रैंडमली अरेंज्ड है तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कितना आ जाएगा, जीरो। बट जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो ये जो मैग्नेट्स हैं ये एक सिमेट्रिक वे से अरेंज हो जाते हैं। दीज आर अरेंज्ड इन ए सिमेट्रिक वे। और जब ये सिमेट्रिक वे से अरेंज होते हैं तो इस तरीके से नॉर्थ साउथ मान लो बन गए, और अगर आपकी ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये अंदर वाले एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये साउथ नॉर्थ का इफेक्ट कैंसिल कर देगा, ये साउथ ईस्ट नॉर्थ के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। अंदर वाला इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब आपका जो जेबी है, जो वॉल्यूम के अंदर जो करंट बनेगा वो आपका जीरो हो जाता है अगर फील्ड आपकी यूनिफॉर्म। ओनली सरफेस वाला बचता है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ओनली सरफेस पर जो करंट फ्लो करेगा वो बचता है। बट अगर आपकी एक्सटर्नल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो ये इतना ज्यादा सिमेट्रिक अरेंजमेंट नहीं होता, इसलिए अंदर वाले भी सारे एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई जेबी और केबी दोनों ही आपका क्या जाता है, नॉन जीरो आ जाता है। बट अगर मैं बात करूं कि संपूर्ण मटेरियल के अंदर, पूरे मटेरियल के अंदर नेट इफेक्ट कितना है, तो बेटा जितने नॉर्थ उतने साउथ, तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर देते हैं। तो टोटल करंट, अगर बाउंड करंट की बात करूं टोटल, तो वो ऑलवेज जीरो होता है। टोटल बाउंड करंट इज जीरो। हाँ, इस पर्टिकुलर सेक्शन में नॉन जीरो रहेगा, लेकिन अगर कंप्लीट मटेरियल की बात करूंगा तो उस मटेरियल में जीरो रहेगा। वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये बात थी हमारी। तीसरी बात कि जो ये आप केबी की बात कर रहे हो, जिसको आप कह रहे हो दैट इज द सरफेस करंट डेंसिटी, इस सरफेस करंट डेंसिटी का सूत्र क्या है, हम कैसे निकालें। दूसरा आप कह रहे हो जेबी, दैट इज द वॉल्यूम करंट डेंसिटी, तो ये कैसे निकालें, तो कैसे बताया था, वॉल्यूम करंट डेंसिटी कैसे निकलेगी, द कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना मैग्नेटाइज हो। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर गिव्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, हाउ मच इट मैग्नेटाइज। एंड केबी जो होगा वो कैसे निकलेगा, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आप, और बताओ क्या आएगा, दो क्रॉस एन कैप इज द नॉर्मल वेक्टर। तो यहां से हमारा केबी और जेबी निकल जाता है। जर्नली बेटा केबी होता क्या है, करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर लेंथ, और जेबी आपका क्या होता है, करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। तो अगर हम जेबी और केबी निकाल लें तो यहां से हम आई निकाल सकते हैं, आई ड्यू टू केबी। बताओ कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन m क्रॉस n, मतलब दैट इज द केबी डॉट डीएल परपेंडिकुलर। तो यहां से हमारा आई केबी आ सकता है, मतलब करंट ड्यू टू सरफेस पे जो करंट है वो आ सकता है। इन द सिमिलर वे जो वॉल्यूम में जो करंट है वो कैसे निकल के आ सकता है, कर्ल ऑफ m डॉट
DA परपेंडिकुलर। तो यहां से हमारा वॉल्यूम के अंदर करंट आ सकता है। और अगर मैं इसको टोटल की बात करूंगा, दैट इज IKB प्लस IJB टोटल, मतलब इंटीग्रेशन भी आप पूरे मटेरियल का कर रहे हो, ओल, ठीक है, टोटल। तो ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। द नेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, बट द इंडिविजुअल हैव सम वैल्यूज। ओके, बताओ यहां तक क्लियर था बेटा? लास्ट तक बताओ जल्दी से। यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। सर इससे 2 स्क्रीन बैक हो जाएगी, एक बार करना सर। ये देखो, ये थी। यस सर, कर लिया सर नोट। ओके, नाउ अब मैंने आपको एक बात बताई कि हमारे पास एक एम्पेयर लॉ होता था। एम्पेयर लॉ क्या होता था? एम्पेयर लॉ बताना बेटा। इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल B dot dl is equal to B dot dl is equal to mu mu naught naught I I enclosed। enclosed. Yes sir. ये इंटीग्रल फॉर्म, कैसी फॉर्म है ये? इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। अगर हमें इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकालनी है तो कैसे निकालें, बताओ जल्दी से। इसको ऐसे लिख सकते हैं, B dot dl and this is mu naught J, है ना बेटा? आप इस तरीके से J टोटल लिख सकते हो, J enclosed into बेटा D, सॉरी A, Yes sir. A sir. या DA करके इंटीग्रेशन कर लो, है ना? ऐसे लिख सकते हो बेटा, क्योंकि J क्या होता है आपका, DI अपॉन DA। DA. तो DI कितना आ जाएगा, J डॉट DA। तो I इज इंटीग्रेशन J डॉट DA, ये मैंने यहाँ पर किया। दूसरा, आपने कभी स्टोक्स थ्योरम पढ़ी हो? स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि Surface क्लोज, integral. Yes sir. B डॉट DL इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दिस, पता है? तो अगर मैं इस चीज को पुट करूंगा तो आई गेट कर्ल ऑफ B डॉट DA इंटीग्रल म्यू नॉट J enclosed DA, या कर्ल ऑफ B डॉट DA is equal to mu naught J enclosed DA. Now compare its integrand. दो इंटीग्रेशन इक्वल तभी हो सकते हैं when their integrand must be equal. ओके, तो यहां से क्या आया, कर्ल ऑफ B is equal to mu naught J enclosed। क्लियर बेटा? बताओ। Yes sir. And this equation is called differential form। ये इक्वेशन क्या कहलाती है बेटा? डिफरेंशियल फॉर्म कहलाती है। ओके, आगे मूव करूं मैं थोड़ा सा, स्क्रीन को चेंज करो, देखो आप प्लीज। Yes sir. ओके, नाउ सो इक्वेशन आ चुकी है, कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट J enclosed। नाउ व्हाट इज दिस J? J is the total current, that is the volume current density, current density। अब देखो, अगर हमारे पास एक मटेरियल है तो इस मटेरियल में दो प्रकार का करंट हो सकता है। एक तो फ्री करंट। फ्री करंट कौन सा होता है बेटा? जो फ्री चार्ज कैरियर की वजह से होता है। जैसे मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज कैरियर है, तो जब मैं किसी मेटल को पोटेंशियल लगाऊंगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं फ्री करंट। लेकिन अगर कोई मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी भी है, मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी मतलब उसमें इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट हो सकता है, तो उसमें एक और करंट आ जाएगा और उस करंट का नाम क्या दिया था हमने? बाउंड करंट। मतलब एक मटेरियल में दो प्रकार के करंट हो सकते हैं। एक तो फ्री करंट। फ्री करंट किसकी वजह से होगा?
ड्यू टू फ्री चार्ज कैरियर, ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू फ्री चार्ज कैरियर्स। एंड दूसरा आपका जो करंट होगा वो बाउंड करंट होगा। ये कौन सी वजह से होगा? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कई मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को मैग्नेटाइज कर देते हैं, जैसा मैंने अभी पीछे प्रोग्राम बताया। मैग्नेटाइज करना मतलब वो अपने आप को के अंदर इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो एक मटेरियल के अंदर टोटल जो करंट होता है वो दो प्रकार से आया। वन इज ड्यू टू द फ्री चार्ज कैरियर एंड सेकंड इज ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? इसीलिए यस सर। इसीलिए मैं इस जे एनक्लोज को क्या लिख सकता हूं? जे फ्री प्लस जे बाउंड। क्लियर? दो प्रकार का चार्ज आ गया, एक तो फ्री और दूसरा क्या है? बाउंड। तो क्या लिख सकता हूं? म्यू नॉट जे फ्री प्लस जे बाउंड। तो क्या बन गया एक्सप्रेशन? दिस कर्ल ऑफ बी, और भाई मैं म्यू नॉट को भी नीचे ले आता हूं, एक मिनट, इज इक्वल टू जे फ्री प्लस जे बाउंड। अब जल्दी से बताओ मुझे जे बाउंड की वैल्यू क्या थी? जे बाउंड की वैल्यू क्या थी? अरे जे बाउंड की वैल्यू क्या आई थी? सर डेल क्रॉस। हाँ, कर्ल ऑफ एम। हाँ कर लो फिर। यस यार ये तो अभी तो लिखवाया था, ये तो मैंने, यस सर। दिस वन, कर्ल ऑफ एम। सो अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें इस इक्वेशन को, मैं अगले पेज में टिल्ट करता हूं। कर्ल ऑफ बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू जे फ्री प्लस कर्ल ऑफ एम। अगर इस चीज को मैं इधर लेके आऊं तो क्या बनेगा? कर्ल ऑफ बी बाई म्यू नॉट माइनस कर्ल ऑफ एम इज इक्वल टू जे फ्री। या मैं कर्ल को अगर मैं कॉमन भी ले लूं तो b बाई म्यू नॉट माइनस एम इज इक्वल टू जे फ्री। एंड दिस टर्म, ये जो आई हमारी b बाई म्यू नॉट माइनस एम, इसको हम h कहते हैं। क्या कहते हैं? h कहते हैं। अब आप कहोगे, कई बार आप नोटिस करते होंगे कि कई बार हम मैग्नेटिक फील्ड को b से दर्शाते हैं, कई बुकों में उसको h से भी दर्शाया जाता है। तो b से मैग्नेटिक फील्ड को कब दर्शाओगे? b तो नॉर्मली, मतलब जब हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी ना हो, मतलब मैग्नेटाइजेशन वेक्टर अगर जीरो हो, ठीक है ना, तो जनरली हम उसको b से डिनोट करते हैं। लेकिन इफ द मटेरियल हैविंग द मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी, देन जो उसमें फील्ड आती है, इफेक्टिव फील्ड जो आती है, उसका फॉर्मूला आपका ये होता है। क्लियर? तो H इज जनरली, H को हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास मटेरियल मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। तो H भी एक प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है, लेकिन ये तब है when the material is having the property of magnetization, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी? कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू जे फ्री। ये आपकी मॉडिफाइड फॉर्म बन गई। दिस इज modified differential form of एम्पेयर लॉ। एम्पेयर लॉ की मॉडिफाइड डिफरेंशियल फॉर्म बन गई। ये तब अप्लीकेबल भी है जब मटेरियल क्या हो? when the material is having the property of magnetization। यस सर। अब अगर मैं इसमें छोटा सा काम और करूं, इन दोनों साइड में डी से मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर दूं,
तो आपको अच्छे तरह पता है, अगेन अप्लाई द स्टोक्स थ्योरम है। तो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, H dot dot dl is equal to dl is equal to, and this J dot D is equal to I free only। yes sir क्लियर। तो ये जो फॉर्म निकल के आती है ये एम्पियर की इंटीग्रल फॉर्म है, एंड दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म, कि जब आपका मटेरियल जो है उसमें मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी रहेगी उस समय भी ये चीजें जो है वो होल्ड होंगी। तो ये क्या है, दिस इज मॉडिफाइड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ की मॉडिफाइड इंटीग्रल फॉर्म आपके सामने आ चुके हैं। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है। अब मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि जो हमारी ये रिलेशन आई, इस रिलेशन का बहुत ज्यादा यूज है। कैसे, देखना जरा बेटा, मैं अगले पेज पर टर्न करूं, यस सर। नेक्स्ट पेज पे टर्न करता हूं, कि हमारी फॉर्म आई B बाई म्यू नॉट माइनस M इज इक्वल टू H। तो दिस M इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ये क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जनरली किसके बराबर होता है, chi m इंटू H। आप कहोगे ये क्या है, ये है मैग्नेटिक, यस, ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मींस कि जब हमने फील्ड मैग्नेट पे लगाई तो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो जैसे ही हम H फील्ड लगाएंगे उसका M ज्यादा आएगा। M ज्यादा मतलब वो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। क्लियर। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या देती है, it gives strength of magnetization, and it is the property of material, it depend on material। ये मटेरियल पर डिपेंड करती है कि मटेरियल आपके पास कैसा है। मटेरियल के पास अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम है तो वो कम मैग्नेटाइज होगा। तो इट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। क्लियर, बताओ ये चीज आपको क्लियर हुई? yes sir ओके, नाउ अब अगर हम बात करें आपके इस फॉर्मूले को, अगर मैं इसमें पुट करूं तो B बाई म्यू नॉट माइनस chi m H is equal to H। so B by mu naught chi m H plus H, and this is B by mu naught, H को अगर कॉमन ले लो तो 1 plus chi m, and this 1 plus chi m is, that is the mu r, रिलेटिव। आप जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते थे हम मटेरियल का, या इसको म्यू आर कह सकते हैं, म्यू आर। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी भी इसको कहते हैं, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। सो बेसिकली हमारे पास B बाई म्यू नॉट किसके बराबर आ जाएगा, म्यू आर इंटू H। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या है कि एक मटेरियल अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है, वो उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी रहती है। ठीक है, अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है एक मैग्नेट तो उसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, अगर वो अलाउ कम करता है अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, कम है। तो यहां से हम B को निकाल सकते हैं, B इज म्यू नॉट म्यू आर इनटू H। This is a very good expression।
म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। अब आप कहोगे सर हम इसका यूज कहाँ करें, तो मैं आपको यूज इसका बताऊंगा। पहले आप बताओ, यहां तक आपने नोट कर लिया? बताओ प्लीज। यस सर। ओके, सो अब एक बार आप मेरे को रिजल्ट्स जितने भी आए हैं उन रिजल्ट्स को एक समराइज करवा दो कि कब कब हम किस किस चीज का यूज करें। देखो बेटा, फर्स्ट चीज आई हमारे पास केपी। तो केपी किसके बराबर आएगी बताना बेटा, याद करो जल्दी से। केपी किसके बराबर आएगी बेटा, बताओ। एच कर्ल एन कैप, ठीक है। केपी किसके बराबर आएगा, जल्दी बोलो। एम एच क्रॉस एन। क्या बेटा? सो सर एम, एम यस एम एम, का सही है। यस मैग्नेटाइजेशन एम, एम क्रॉस एन, where n is the normal vector। जेबी कितना आएगा आपका बताना बेटा। हाँ जी, कर्ल ऑफ एम। यस सर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले। आपका नॉर्मल एम्पेयर ला क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एनक्लास्ट। ठीक है, अगर मैं मॉडिफाइड फॉर्म की बात करूं तो मॉडिफाइड फॉर्म क्या बनेगी बताना बेटा। एच डॉट डी एल इज इक्वल टू, बताओ क्या बनी थी लास्ट में फॉर्म, आई फ्री। क्लियर? बताओ बेटा, ये आई थी नहीं आई थी? बताओ मुझे, क्या आपको ये फॉर्म आई थी नहीं आई थी? हेलो, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही मेरे पास। हेलो, यस सर। आपकी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सर बीच में चली गई थी। ओके, अब आ गई। हाँ, यस तो सर। एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई फ्री, वेयर अगर मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करूं तो क्या फार्मूला आया था बताओ, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। और यस एक सर। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कितना आया था ये और बता दो। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज चाई एम इंटू एच। सो ये सारी चीजें आपकी, ये जो फॉर्मूले हैं बेटा, इन्हीं फॉर्मूले से पूरी मैग्नेटाइजेशन थ्योरी हो जाती है कंप्लीट। कैसे? अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस पर आपको बताऊंगा। क्वेश्चन करें बेटा, बताओ। एक क्वेश्चन यस है, सर। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि कोई सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर एक, ये आपका सेंटर से एक वायर है जिससे आई करंट जा रहा है। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर बेटा कोई मटेरियल भरा पड़ा है। ये ऐसे खाली सिलेंडर नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है। ठीक है, ये मटेरियल भरा पड़ा है इसके अंदर। दिस इज नॉट द होलो सिलेंडर। और इस जो सिलेंडर आपने बताया जो भरा पड़ा है, इसकी अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो म्यू आर है। म्यू आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। क्लियर? या हम इसको म्यू भी कह सकते हैं। म्यू, इसकी जो परमिबिलिटी है वो क्या है बेटा, म्यू। और बाहर जो है वो आपकी एयर है, सिंपल। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड inside and outside of this cylinder। एंड दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। इसमें मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आपको निकाल के लेके आना। देखो, कल जो हमने क्वेश्चन करवाए थे उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर गिवन होता था। अब की बार आपको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या करना है बेटा, निकालना है।
ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है, इस करंट को मैं आई फ्री भी कह सकता हूँ। ये फ्री करंट है जो फ्री चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो कर रहा है। ये कोई मैग्नेटाइजेशन वगैरह की वजह से फ्लो नहीं कर रहा है, ये फ्री करंट है। तो कैसे करें हम मैग्नेटिक फील्ड और इनसाइड और आउटसाइड को फाइंड आउट? तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ। पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि हमें मैग्नेटिक फील्ड जब भी कभी निकालनी हो तो आई यूज द एम्पेरिकल लॉ। बट एम्पेयर लॉ हम नॉर्मल यूज करें या मॉडिफाइड फॉर्म यूज करें? अगर हमारे पास मटेरियल का कुछ परमेबिलिटी वगैरह गिवन हो, ठीक है, तो उस समय हमें मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करना है। और अगर ऐसा कुछ परमिटिविटी का कोई चक्कर ना हो तो हमें नॉर्मल आपका जो एम्पिरिकल लॉ जो पढ़ाया था B डॉट TL इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज, उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन कह रखा है कि करंट फ्लो कर रहा है इस सिलेंडर के अंदर जिसकी परमेबिलिटी म्यू है। मतलब हो सकता है कि ये जो मीडियम है इसके अंदर उसकी कैपेसिटी हो क्या होने की, मैग्नेटाइज होने की। तो कैसे करते हैं बेटा? मॉडिफाइड फॉर्म क्या थी हमारी, बताओ जल्दी से। इंटीग्रल H डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट नहीं आएगा, जस्ट आई फ्री, राइट बेटा? यही फॉर्म आई थी क्या? देखना, हाँ जी बताओ। यस सर। ओके, अब अगर अंदर निकालना है तो अंदर मैंने एक लूप लिया, एम्पिरिकल लूप। अब लूप हमेशा कैसे लेना है बताओ जल्दी से? करंट से परपेंडिकुलर। तो करंट अगर उधर जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर मैंने लूप ले लिया। मैंने कहा था द एम्पिरिकल लूप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है? जो हम डायरेक्शन लेते हैं करंट की उससे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सो आप मुझे बताएं प्लीज कि अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो आपका इस चीज की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? अब ये जो एम्पिरिकल लूप हम इस तरीके से लेते हैं कि R की वैल्यू उस पर सेम रहती है तो H बार कांस्टेंट होके आ जाएगा। और DL का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ जल्दी से? अगर इस लूप का रेडियस R है तो 2 पाई r 2 पाई R, जस्ट H इंटू 2 पाई R कह सकते हैं। और आई फ्री, बताओ इस लूप के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? जस्ट आई फ्री तो कर रहा है बेटा, तो क्या हो गया? आई फ्री। मेरी बात समझे नहीं समझे बताओ? तो फॉर्मूला लगाया H डॉट DL इज इक्वल टू आई फ्री। ये जो लूप है इस लूप के अंदर से ही जा रहा है वो करंट, तो इज इक्वल टू आई। और H डॉट DL कितना हो गया? H इंटू 2 पाई R। तो यहां से हमारी H की वैल्यू आ गई कितनी? I अपॉन 2 पाई R। अब अगर H की वैल्यू आ गई तो सब किसी की वैल्यू आ गई, ये समझ लो। क्योंकि याद करो मैंने मैग्नेटिक B और H में क्या रिलेशन बताया था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू R इंटू और H। तो इसका मतलब B कितना निकल के आ जाएगा जल्दी बताओ? म्यू नॉट, हाँ बताओ, अगर H की वैल्यू हम ये रखेंगे तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट म्यू r I डिवाइडेड बाय 2 पाई r। I अपॉन 2 पाई R। या बेटा इस म्यू नॉट इंटू म्यू R, देखो रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है कि म्यू बाई म्यू नॉट, ओके, म्यू बाई म्यू नॉट। तो अगर कभी म्यू अकेला दिया हो, इस मीडियम का म्यू दे रखा था, तो म्यू कितना होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो इसको हम जस्ट क्या लिख सकते हैं? म्यू आई अपॉन 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ गई किधर? इनसाइड। कितना आसान फार्मूले से आपने इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। क्लियर? क्या आपको यहां तक समझ में आया बेटा? दूसरा हमें मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी निकालना है। याद करो बेटा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर M की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? M इज इक्वल टू JM इंटू H। यस। अब H आपके पास आ गया तो क्या हम नहीं निकाल सकते बेटा? JM इंटू H कितना था? I अपॉन 2 पाई r। तो लो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी मैंने निकाल दिया। सो आल्सो कैलकुलेट द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इन दिस केस। क्लियर? बताओ जल्दी, समझ में आया नहीं आया? यस सर। या अगर मैं इसको बात करूं इन टर्म ऑफ JM की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? मैंने कहा था 1 प्लस JM इज इक्वल टू म्यू आर, राइट? यस सर। ठीक है, तो JM कितना हो जाएगा? म्यू आर माइनस 1 I अपॉन 2 पाई आर। तो ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आ गया किसके अंदर? इस मैग्नेट के अंदर। तो ये जो मटेरियल था उसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ये है, उसकी फील्ड ये है, इस तरीके से सोल्व होकर आएंगे।
बताओ पहले इनसाइड निकल के आया नहीं आया? यस सर। अब हम करते हैं आउटसाइड। तो आउटसाइड में लूप कैसे लेंगे बेटा? आउटसाइड मान लो यहां पर निकालना है, तो अगेन एक एम्पेरिकल लूप लेंगे। ये आपका एम्पेरिकल लूप हो गया, जिस लूप का रेडियस कितना है बेटा? आर। बताओ होगा नहीं होगा? तो अगर मैं आउटसाइड की सर, बात करूं, हाँ बोलो। इसमें आउटसाइड 0 नहीं होगा? क्या आउटसाइड 0 नहीं होगा? जैसे कल कैसे? क्वेश्चन क्या था उसमें, तो कल क्वेश्चन जो किया था ना उसमें आउटसाइड 0। नहीं, उसमें एक्चुअली अलग था। उसमें आपका जो करंट है वो इस तरीके से था, इस तरीके से, तो इस तरीके से था। याद करो, उसमें के वेक्टर इधर आएगा, है ना? यस सर, इसमें सोलेनोइडल करंट था। स्ट्रेट वायर में है, तो इसमें 0 नहीं होगा। ठीक है, वो केस अलग था, ये केस अलग है आपका। सो मैंने एक लूप लिया। बताओ बेटा, इस लूप के अंदर कितना करंट जा रहा है? बताना जल्दी से, कितना करंट जा रहा है? सर आई। अगेन आई। तो अगर मैं बात करूं आउटसाइड की, तो लूप क्या बनेगा? एच डॉट डीएल इज इक्वल टू आई। अब बताओ बेटा, एच डॉट डीएल कितना होता है? एच इंटू 2 पाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू आई। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब मैग्नेटिक फील्ड और उसमें क्या रिलेशन बताया था? B इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू में एच। बताया था नहीं बताया था बेटा? अब देखो, जो बाहर निकाल रहा हूं तो बाहर एयर है बेटा। बाहर क्या है? एयर। और एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, वो होता है म्यू नॉट। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? जस्ट म्यू नॉट। तो म्यू आर की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? म्यू बाई म्यू नॉट। तो म्यू आर कितना हो जाएगा इस समय? बताओ जल्दी से, क्या 1 नहीं हो जाएगा? यस सर। तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू किसके बराबर होता है? म्यू नॉट, वेयर रिलेटिव परमेबिलिटी इज म्यू बाई म्यू नॉट। तो वो वैल्यू 1 हो गई। तो 1 हो गई तो आंसर कितना आया बेटा? बताओ, ये चीज अगर 1 हो गई तो हमें कितना मिला? B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। बताओ आएगा नहीं आएगा? हाँ जी। सो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो आया वो कितना आया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और एक अच्छी बात देखो, क्या ये वायर जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है? इनफाइनाइट वायर की तरह है ये सिस्टम। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे यही फॉर्मूला नहीं आता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है? यस तो सर। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल सही लाइन पे चल रहे हैं। बताओ, क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? यस सर। अब अगर हम निकालें मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है? बताओ बेटा, एम कितना आया था? जाइएम इंटू एच। इंटू एच। जाइएम की वैल्यू कितनी थी बेटा? बताना जल्दी से। 1 सो म्यू माइनस म्यू आर। म्यू आर म्यू आर की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर फिलहाल? बताना जल्दी से। 1 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। 0 तो मैग्नेटाइजेशन कितना हो गया? 0। 0। तो बेटा बाहर तो मैग्नेटाइजेशन 0 होगा। अरे एयर का मैग्नेटाइजेशन थोड़ी हो सकता है। मैग्नेटाइजेशन किसका होगा? किसी मटेरियल का होगा। एयर का मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। तो ये चीज हमें यहाँ से क्लियर हुई। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड निकालनी थी, आउटसाइड निकालनी थी, और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर निकालना था। क्लियर? थिंग्स आर क्लियर? यस सर। अब मतलब आप ये कहोगे कि सर मैग्नेटाइजेशन पे कितने प्रकार के क्वेश्चन आए? तो ध्यान से सुनना, मैग्नेटाइजेशन पे 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीनों को मैं बता देता हूं दोबारा कैसे कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना पूछ सकता है केबी जेबी, या फिर करंट ड्यू टू केबी और करंट ड्यू टू जेबी। ये पहला पार्ट पूछ सकता है। दूसरा पार्ट ये पूछ सकता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्ज, बाउंड करंट। सुन, मतलब
यहां पर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर m गिवन होगा और आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाएगी, ठीक है, और ओनली ड्यू टू बाउंड चार्ज, नॉट फ्री चार्ज प्रेजेंट। फ्री करंट नहीं होगा यहां पर, सिर्फ करंट कैसा होगा, बाउंड करंट प्रेजेंट होगा। और एक क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाएगी, आपसे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर पूछा जाएगा, व्हेन क्या बेटा, फ्री करंट इज फ्लो। यहां पर एक फ्री करंट आपको मिलेगा, उस फ्री करंट फ्लो के अनुसार आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर निकालना है। मतलब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, यहां पर हम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? 3 प्रकार के 3 क्वेश्चन आए, क्या सिस्टम Yes, समझ में sir. आया? अब हम लास्ट वाला ये वाला पार्ट कर चुके हैं ना। Yes, sir. बताओ कि जब फ्री करंट दे रखा था और उस फ्री करंट की वजह से अंदर फील्ड कितनी होगी, बाहर फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, वो हमने सारा निकाल दिया। दूसरे वाले वेक्टर में, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर गिवन होगा। उस मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की वजह से आपको के बी, जे बी, आई के बी, आई जे बी, आपको क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बाउंड, उस बाउंड चार्ज जो पैदा हुआ है एम की वजह से, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, जैसा कि कल आपके क्वेश्चन के अंदर हुआ था। एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आप चाहो तो। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है सर? इससे पीछे वाली स्क्रीन करना सर एक बार। लो, ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको जस्ट ऐसे ही दे रहा हूं, आप देखो। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं कि ये एक सिलेंडर है, मैंने कल भी इस क्वेश्चन को करवाया था, मैं एक बार दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और इस सिलेंडर में मैग्नेटाइजेशन वेक्टर दे रखा है इस सिलेंडर का, इस जो मटेरियल भरा पड़ा है जिसका, उसका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है एम जेड कैप। डायरेक्शन क्या है बेटा इसकी, जेड कैप। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है एम जेड कैप, मतलब एम यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। तो कांस्टेंट है एम और ये मैग्नेटाइजेशन दे रखा है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन बनेगा बेटा, बताओ जल्दी, कौन सा है ये इनमें से, तीनों में से बताओ, क्या इसमें ये चीज कैलकुलेट होगी या ये, ए है या बी, बताओ। क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, देखो बी वाला जो है उसमें क्या मिलेगा, फ्री करंट गिवन मिलेगा, और जब फ्री करंट गिवन हो तो मॉडिफाइड एम्पिरिकल लॉ यूज करके हम सारी चीजें निकालेंगे, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में निकाला, जैसा कि इसमें हमने किया। फ्री करंट गिवन होगा, उससे हम सब कुछ निकालेंगे। A और part है sir. और दूसरे पार्ट कैसा मिलेगा आपको, जिसमें क्या गिवन हो, दूसरा टाइप का क्वेश्चन जिसमें मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज गिवन, Yes, उस sir. मैग्नेटाइजेशन वेक्टर से हमें सारी काम करने हैं, सारी चीजें निकालनी है। बताओ चीजें समझ में आई नहीं? 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, क्या तो कौन सा, ए या फिर बी। बी में क्या गिवन होगा, फ्री करंट गिवन होगा, और फ्री करंट की वजह से मॉडिफाइड लॉ फॉर्म ऑफ एम्पिरिकल लॉ यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। दूसरा पार्ट मिलेगा आपको ए टाइप का, जिसमें एम मैग्नेटाइजेशन वेक्टर गिवन होगा और उस मैग्नेटाइजेशन वेक्टर से हम सारी चीजें निकाल के देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं ए वाले को दोबारा करवा देता हूँ। बेटा एक बात बताओ, एम है मैग्नेटाइजेशन है, वो कांस्टेंट है। मैग्नेटाइजेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट। अगर मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट है तो ये समझ लेना एक्सटर्नल फील्ड भी क्या है बेटा, कांस्टेंट। अगर मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट हो, दोबारा सुन लो जो मैं बातें कह रहा हूं, अगर मैग्नेटाइजेशन इज कांस्टेंट देन ये समझ लेना कि एक्सटर्नल फील्ड भी क्या है आपकी, कांस्टेंट। अब ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर जल्दी से मेरे को जेपी और केपी वो निकाल के बता दो, कैसे निकालते हैं। सर जब भी तो हो गया कर्ल क्रॉस एम, कर्ल ऑफ एम। कितना आएगा,
कितना आएगा? सर 1 मिनट। आज आते ही मैंने एक बात बताई आपको, आपको याद नहीं रहती या पता नहीं समझ नहीं पाते। मैंने एक बात लिखी थी कि अगर एक्सटर्नल फील्ड यूनिफॉर्म हो तो जेबी की वैल्यू कितनी होगी बताना? 0। और केबी आपका आएगा। सो जेब और केबी कितना होता है ये मैंने आपको बताया था। केबी कितना होता है? m क्रॉस n। तो जेबी तो हो गया आपका कितना? जेबी इज 0 and kb is कर्ल ऑफ m। सॉरी उल्टा कर दिया सर m क्रॉस n। m क्रॉस n। m क्रॉस n। अब n होता है नॉर्मल वेक्टर। एक सिलेंडर का नॉर्मल क्या होता है? सिलेंडर का नॉर्मल हमेशा r वेक्टर होता है। बेटा नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? जो r की दिशा होगी वही तो उसकी होगी। तो सिलेंडर का n कैप क्या होता है आपका? जल्दी से बताओ, जल्दी से। r कैप। तो फॉर्मूला क्या बन गया? m क्रॉस r कैप। नाउ m की वैल्यू कितनी है? m z कैप क्रॉस r कैप। एंड हम जानते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हमारे 3 वेरिएबल्स होते हैं, एक तो r, एक फाई जो एंगल, और एक z। ठीक है, तो अगर z क्रॉस r क्रॉस z आएगा तो कितना बच जाएगा बताओ जल्दी से? फाई कैप। यस सर। तो जो मैग्नेटाइजेशन आएगा, सॉरी आपका जो केबी आएगा, वो केबी कितना आएगा जल्दी बताओ? m फाई कैप। कितना आएगा बेटा? m फाई कैप। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ जी, प्लीज मुझे इस चीज के बारे में बताओ कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब दूसरी चीज बेटा, एक बात ध्यान से सुनो। अब मैग्नेटिक फील्ड, मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले मैं आउटसाइड निकालूंगा बेटा। तो फॉर्मूला वही, हम यहाँ पर मॉडिफाइड फॉर्म नहीं यूज करेंगे बेटा, नॉर्मल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। बेटा एक बात बताओ, आउटसाइड के लिए मैंने क्या बताया था कि टोटल जो I एनक्लोज होता है, जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो बाउंड करंट आता है, वो बाउंड करंट टोटल कितना होता है बताना बेटा। हाँ जी, टोटल बाउंड क्या करंट बोल कितना? गए? सुनाई नहीं दिया सर, मैं बीच बोल बीच रहा में हूं आवाज चली जाती है सर। टोटल बाउंड करंट कितना होता है? टोटल बाउंड करंट 0 सर। 0, क्योंकि बाहर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो आप लूप लोगे बड़ा वाला, जिसमें पूरा का पूरा ये मटेरियल समा जाएगा, और टोटल आपका जो बाउंड करंट होता है उसकी वैल्यू होती है 0। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये एप्लीकेशंस के रूप में देखो यहाँ पे लिखवाया था मैंने। द टोटल करंट इज 0। इसीलिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? बाहर बताओ जल्दी से, इस केस में 0। So the magnetic field is 0 in this case. Clear? Even मैं आपको एक छोटी सी और तरीका बताता हूँ कि जब मैग्नेटाइजेशन गिवन हो, मतलब कोई आपकी जो है फ्री करंट ना हो, तो ओनली मैग्नेटाइजेशन गिवन हो तो बाहर हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड 0 आती है। अगर कोई फ्री चार्ज फ्लो करेगा तो आपकी मैग्नेटाइजेशन, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। अगर सिर्फ मैग्नेटाइजेशन है तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से बाहर फील्ड हमेशा कितनी आती है? 0, क्योंकि बाहर आपका जो
एनक्लोज्ड करंट है वो कितना होता है, 0। क्लियर? बताओ यहां तक। यस सर। यस। अब दूसरी चीज इनसाइड और निकालेंगे। तो इनसाइड क्या यूज करें, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब जल्दी से ये बता दो आपको लूप कैसे लोगे। अब कई बच्चे हो सकता है लूप ऐसे ले लें, ये लूप ले लें, आप गलत हो। आप ये देखो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या डायरेक्शन किधर है। देखो लूप ऑलवेज, लूप आपको कैसे लेना है, लूप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द करंट। लूप हमेशा कैसे लेना है बेटा, परपेंडिकुलर टू द करंट, करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका लूप। तो करंट देखना बेटा, केबी की डायरेक्शन क्या है, हाँ जी केबी की डायरेक्शन क्या है बेटा, फाई कैप। केबी की जो डायरेक्शन है वो फाई कैप है। पिछले केस में करंट आपका इस तरीके से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था, इसलिए आपने लूप ये लिया। लेकिन अब की बार लूप ये नहीं लिया जाएगा, लूप मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द करंट। और केबी देखो, केबी फाई कैप, फाई कैप का मतलब समझते हो कौन सी डायरेक्शन है, फाई कैप का मतलब ये सर्कुलर डायरेक्शन। यस सर। दिस डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जेड कैप है, बाहर की तरफ आर कैप है, और फाई क्या होता है, दिस इज द एंगुलर, दिस डायरेक्शन इज द फाई कैप। तो अगर अंदर निकालना है तो मैं इसके लूप, इसके परपेंडिकुलर एक लूप लो तो परपेंडिकुलर ऐसा ही आएगा ना बेटा। देखो आ रहा है नहीं आ रहा, देखो ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर तो ऐसा लूप आए। इस लूप की लेंथ लेता हूं एल, और इस लूप की जो थिकनेस है वो लेता हूं एप्सिलॉन। तो बताओ जी बी डॉट डीएल जो है वो 4 भागों में टूट रहा है बेटा। से दिस इज माय ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो एक क्लोज लूप जो है बी डॉट डीएल वो 4 भागों में टूटा पड़ा है। क्या बताओ, बी डॉट डीएल ऑफ ए बी, बी डॉट डीएल ऑफ बी सी, बी डॉट डीएल ऑफ सी डी, बी डॉट डीएल ऑफ डी ए is equal to mu naught I enclosed। क्लियर? अब देखो बेटा, आप बताओ सिडी, सिडी तो बेटा इस लूप के, सिडी जो है ये इस आपका सिलेंडर से बाहर आ गया, और सिलेंडर से बाहर मैग्नेटिक फील्ड अभी अभी कितने निकाली थी हमने, 0। इसलिए सिडी के कारण तो बी डॉट डीएल कितना आ गया आपका, 0 आ गया। क्लियर? दूसरा जो एडी और सीडी है, इस लूप की लेंथ आपकी एप्सिलॉन है, और लूप लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एल। हम लूप की जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा छोटी ले रहे हैं। इसलिए आपका जब बी डॉट डीएल और डीएल का आप इंटीग्रेशन करके लेकर आओगे, और डीएल मैंने कहा बहुत छोटी लेंथ है, तो इसका इंटीग्रेशन भी कहीं ना कहीं हम अप्रोक्सीमेटली कितना मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो दिस थिंग इज आल्सो इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। नाउ इस चीज के बारे में बताओ, एफ बी के अंदर बेटा एफ बी की लेंथ कितनी है बताओ जल्दी से, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एफ बी, एल। एल सर। तो क्या बच गया, बी डॉट एल यस सर। इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब बेटा आई एनक्लोज, इसके इस लूप के अंदर एनक्लोज्ड करंट कितना होगा। अब देखो वॉल्यूम करंट तो 0 आया है, तो सिर्फ कौन सा करंट है बताओ आपके पास, सरफेस करंट है ना, हाँ जी। यस सर। और सरफेस करंट कितना होता है केबी, आई अपॉन एल आई अपॉन एल परपेंडिकुलर। तो यहां से आई हमारा आ जाएगा केबी इंटू एल परपेंडिकुलर। बेटा इस लूप के या इसके परपेंडिकुलर ये लेंथ कितनी है, एल ही तो लेंथ है। यस सर। तो जस्ट आपका आई एनक्लोज आ गया म्यू नॉट के इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू के, एंड म्यू नॉट के की वैल्यू कितनी बेटा, m फाई कैप। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। ये आपकी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ गई।
तो ये जो दो क्वेश्चन है ये दो अपने आप में टाइप है, उसके बाद तो इसमें कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा, कॉन्सेप्ट बस इतना ही। क्लियर? आपको ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? अभी सर अब देखिए, अब छोटी छोटी बातें हैं, अगर अब आप दोनों क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में क्या गिवन हो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन था देखना, अगर क्वेश्चन में फ्री करंट गिवन हो तो क्या क्या चीजें पूछेगा बताना। मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, आउटसाइड और इनसाइड, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर पूछेगा। तो हम क्या यूज करेंगे, वी यूज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ। हम क्या यूज करेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ। बोलो क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी बताओ। यस सर। लूप हमेशा करंट के परपेंडिकुलर लिया जाएगा, ये आप बात ध्यान रखना बस। पहला टाइप का, एक तो कुछ टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा मैंने अभी अभी ये करवाया जिसमें मैग्नेटाइजेशन वेक्टर गिवन होगा। अगर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर गिवन हो तो आप सबसे पहले तो करंट्स निकालिए, एंड देन आप नॉर्मल जो आपकी जो एम्पेयर लॉ है B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I N क्रॉस, उसका इस्तेमाल करके आउटसाइड और इनसाइड फील्ड निकाल सकते हो। और एक बात और, आउटसाइड फील्ड हमेशा कितनी आएगी, 0, क्योंकि आपका जो टोटल एनक्लोज्ड करंट है बाउंड चार्ज करंट की वजह से, वो करंट कितना होता है आपका, 0 होता है। तो ये दो क्वेश्चन अपने आप में दो कॉन्सेप्ट है। ये जो दो क्वेश्चन है ये अपने आप में आपका A और B कॉन्सेप्ट है। B में मैंने I फ्री दिया, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर पूछा, मैग्नेटिक फील्ड पूछी, किसका यूज करके, मॉडिफाइड एम्पिरिकल लॉ यूज करके। और A पार्ट में मैंने ये पूछा कि M दे दिया, और M देख के मैग्नेटिक फील्ड पूछी, KB पूछी, JB पूछी, ये पूछा, इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड पूछी। ये आपका A पार्ट का क्वेश्चन है। तो मैग्नेटाइजेशन के अंदर दो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक तो A और एक है B। ठीक है, एक में तो क्या पूछा जाएगा बताओ जल्दी से, मैग्नेटिक फील्ड, और एक में क्या पूछा जाएगा आपके पास बताओ जल्दी से, आपके मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। बताओ क्या दोनों टाइप के क्वेश्चन एक एक आपको समझ में आए या नहीं, ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब इसको अगर आपको सीखना है ना, अच्छे से सीखना है, तो अभी जो नोट्स आपने फोटो खींची थी उसमें जो मैग्नेटाइजेशन वाला जो टॉपिक आपने का आ रहा है, उस टॉपिक के फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक एक बार रीड कर दो पूरे, उसके बाद ही आप नोटबुक रखना। तो जो मैंने पढ़ाया है उससे आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, और आपकी ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा टॉपिक मैग्नेटाइजेशन वाला। मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी आप जस्ट क्या करो, ये कॉन्सेप्ट आज मैग्नेटाइजेशन आपका ये कंप्लीट होता है यहाँ से, तो मैग्नेटाइजेशन उस नोटबुक से पढ़ो। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। एक में मैंने बता दिए, दोनों तरह के क्वेश्चन करवा दिए, अब आप एक बार दोनों क्वेश्चनों को करके देखो। ठीक है बेटा, तभी आपको नोटबुक रखनी है। तो आप ये काम करो, अगर किसी को इनमें डाउट हो तो मेरे से पूछो। बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। बताओ बेटा, किसी को डाउट हो तो प्लीज। सर कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? बेटा कल वाला लेक्चर की रिकॉर्डिंग की नहीं हमने। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ, बट एक सेकंड रुको, शायद मिल जाए तो मैं अपलोड कर दूंगा पक्का। एक सेकंड रुकना जरा।